जब आर्यन ने सुना कि नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले केवल 3 घंटे बचे हैं, तो वह थोड़ा हैरान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने दिव्य मोती के अंदर की दुनिया में 3 दिन बिता दिए। फिर उसने अपने व्यंजन खाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर शराब पीकर आनंद लिया और फिर अपना बिल चुकाया और रेस्तरां से चला गया। उसने एक व्यक्ति से झांग परिवार के नीलामी घर का पता पूछा और सीधे झांग परिवार के नीलामी घर चला गया। इस बीच झांग परिवार के नीलामी घर ने मेहमानों को प्रवेश करने की अनुमति देना पहले ही शुरू कर दिया था। हालांकि अभी बहुत सारे लोग प्रवेश नहीं कर रहे थे। आखिरकार नीलामी शुरू होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। नीलामी घर के दरवाजे पर परिचारकों की एक पंक्ति खड़ी थी। आर्यन नीलामी के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था कि एक सुंदर परिचारक आगे आए और सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया और पूछा, मेहमान, क्या मैं जान सकती हूं कि आप बोली लगाने या बेचने के लिए यहाँ हैं? दोनों। मेरा मतलब है कि मेरे पास कुछ बेचने के लिए है। चूंकि यह बहुत कीमती है, इसलिए कृपया अपने प्रबंधक को बुलाएं। आर्यन ने सुंदर परिचारक से कहा। मेहमान, कृपया मेरे पीछे आइए। आर्यन ने जो कहा उसे सुनकर परिचारक का रवैया और भी विनम्र हो गया। उसने आर्यन को नीलामी घर में प्रवेश करने के लिए नेतृत्व किया और उसे एक छोटे कमरे में ले आए। इस कमरे के बीच में एक बड़ी मेज थी और मेज के चारों ओर कुर्सियां थीं। आर्यन को बैठने और इंतजार करने के लिए कहकर वह चली गई। कुछ देर बाद वह अपने पीछे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ लौटी। वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आर्यन के सामने पहुंचा और एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेहमान, मैं इस नीलामी घर का प्रबंधक हूं। मेरा नाम झांग लैन है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या बेचना चाहते हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनकर आर्यन ने अपना सिर हिलाया और नीलामी घर के प्रबंधक के सामने 100 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर रखे। मेज पर निम्न ग्रेड आत्मा पत्थरों को देखकर प्रबंधक झांग लैन की आंखें तेजी से चमकी। निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर। झांग लैन ने मेज से एक आत्मा पत्थर लिया और आश्चर्य से जोर से चिल्लाया। जब आर्यन नीलामी घर आ रहा था तो उसने कुछ पैसे हासिल करने के लिए 100 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थरों की नीलामी करने के बारे में पहले ही अच्छी तरह से सोच लिया था। आखिरकार आत्मा पत्थर बस बहुत ही आकर्षक थे। वह यहाँ आत्मा पत्थरों का उपयोग करके कुछ भी नहीं खरीद सकता था। मेहमान, क्या आप इन आत्मा पत्थरों को हमें झांग परिवार के नीलामी घर को बेच सकते हैं? हम इसकी मूल कीमत के अनुसार 10,000 सोने के सिक्के देंगे। झांग लैन ने आर्यन की ओर देखते हुए कुछ उम्मीद में पूछा। नहीं, मैं उनकी नीलामी करना चाहता हूँ। आर्यन ने बिना किसी दूसरे विचार के उसे मना कर दिया। क्या मजाक है? अगर नीलामी में रखा जाए तो ये 100 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर 10,000 सोने के सिक्कों से अधिक में बेचे जा सकते हैं। वह उन्हें नीलामी घर को क्यों बेचेगा? ओह, ठीक है, झांग लैन ने निराशा में कहा। मेहमान को हमारे वीआईपी कमरे में ले जाओ और उसकी अच्छी सेवा करो। झांग लैन ने परिचारक से कहा। हाँ, कृपया मेरे पीछे आइए प्यारे मेहमान। ये कहने के बाद वह सुंदर परिचारक दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरे का रास्ता दिखाने लगी। आर्यन की पीठ को देखकर झांग लैन ने बुदबुदाया, ये बच्चा किस शक्ति से संबंधित है जो नीलामी के लिए सीधे 100 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर निकाल सकता है? परिचारक आर्यन को दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले आए। ये कमरा साफ और सुव्यवस्थित था, जिसने एक आरामदायक भावना दी। कमरा विशाल था और 10 लोगों के समूह को फिट करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। वह यहाँ अकेला व्यक्ति था। आर्यन कमरे के चारों ओर घूमा और कमरे में खिड़की के माध्यम से वह नीचे नीलामी मंच को देख सकता था, जो अत्यंत सुविधाजनक था। जैसे ही वह सोफे पर बैठा, परिचारक ने आर्यन के लिए गर्म चाय डालना शुरू कर दिया। फिर कुछ जलपान तैयार किया और फिर कहा, मेहमान, अगर आपको कुछ चाहिए तो कृपया मुझे बुलाएं। मेरा नाम सुरू है और मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रहूंगी। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे की खिड़की के माध्यम से लोगों को स्पष्ट रूप से बड़े कदमों से हॉल में चलते हुए और एक सीट ढूंढते हुए देखा जा सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी ज्यादा लोग आते गए, जल्द ही हॉल लोगों की घनी भीड़ से भर गया। हॉल में सीटों की कीमत 100 चांदी के सिक्के हैं और वहां लगभग 1000 सीटें हैं। ये झांग परिवार का नीलामी घर सिर्फ हॉल में सीटों से 100,000 चांदी के सिक्के प्राप्त करने में सक्षम है। और वहां वे निजी कमरे भी हैं। सिर्फ पूरे नीलामी घर की सीटों से ये झांग परिवार इतना पैसा प्राप्त करने में सक्षम होगा कि उनके हाथ नर्म हो जाएंगे। आर्यन दंग हुए बिना नहीं रह सका। बहुत कम समय में आर्यन ने एक सुंदर महिला को धीरे धीरे नीलामी मंच पर चढ़ते हुए देखा। नीलामी शुरू होने वाली थी। हमारे झांग परिवार के नीलामी घर में आप सभी का स्वागत है। मैं इस नीलामी की मुख्य नीलाम करता हूँ।
एक मधुर आवाज गूंज उठी और हॉल का ध्यान आकर्षित किया। मंच पर पर्दा धीरे धीरे किनारे पर खींचा गया, जिससे एक भव्य महिला प्रकट हुई। उस महिला ने तुरंत भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। वह लगभग 25 साल की लग रही थी। उसकी सुंदर, संकीर्ण आंखें और उत्कृष्ट चेहरा अत्यंत मोहक था। उसके बारे में सबसे चरम चीज तंग कपड़े थे जो उसने पहने हुए थे। वे बल्कि कम कट वाले थे, जिससे लोगों को उसकी नीचे की हल्की कोमल त्वचा देखने की अनुमति मिली। अगर बस इतना ही होता तो ये ठीक होता, लेकिन सबसे भयानक चीज उसकी गहरी क्लीवेज थी, जो लोगों को कूदने के लिए आमंत्रित करती हुई लग रही थी। लोग उसे एक भूखे भेड़िए की तरह देख रहे थे। वह महिला भीड़ की प्रतिक्रिया की आदी लग रही थी और बिल्कुल भी असहज नहीं लग रही थी। इसके बजाय उसने भव्यता से घोषणा की, मैं झांग किंग हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैंने इस बार की नीलामी का प्रभार लिया है। ये कहने के बाद झांग किंग ने धीरे से थोड़ा झुकाव किया। नीचे भीड़ से तुरंत एक बड़ा हंगामा फूट पड़ा। दृश्य को देखते हुए हर कोई पहले से ही झांग किंग की गति का अनुसरण कर रहा था। वह मुस्कुराए, अपना हाथ हिलाया और कहा, अब नीलामी शुरू करते हैं। झांग किंग के शब्दों का अनुसरण करते हुए अपने हाथ में एक बड़ी ट्रे लिए हुए एक युवती मंच पर चढ़ी, जो एक लाल कपड़े से ढकी हुई थी। जब युवती ने लाल कपड़ा उठाया तो ट्रे पर रखी वस्तु सभी की आंखों के सामने आ गई। ये गहरा लाल कवच था। झांग किंग की आकर्षक आवाज गूंज उठी, ये गहरा लाल कवच पूरी तरह से पवन तांबे से बना है। यह एक प्रसिद्ध कारीगर से है और इसकी रक्षा चौंकाने वाली है। यह एक उच्च स्तरीय सामान्य हथियार है। ये गहरा लाल कवच इस बार हमारा पहला आइटम है। न्यूनतम मूल्य 5000 चांदी के सिक्कों के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रत्येक बोली पिछली बोली से कम 1000 चांदी के सिक्कों से अधिक होनी चाहिए। अब बोली शुरू करें। 5000 चांदी के सिक्के, 6000 चा, 10,000 चांदी, 10,100 चांदी के सिक्के। अनगिनत बोलीदाताओं ने तुरंत कार्रवाई में छलांग लगाई, लेकिन नीलामी अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए हर कोई अभी भी बहुत आरक्षित था। आर्यन खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक सका। ये गहरा लाल कवच निश्चित रूप से 20,000 चांदी के सिक्कों से अधिक में बेचा जाएगा। यही कारण था कि झांग किंग ने इतनी कम शुरुआती कीमत रखी थी। ये धीरे धीरे सभी को लुभाने और धीरे धीरे सभी के मूड को उत्साहित करने के लिए था। एक लड़ाई में मुख्य चीज प्रतिद्वंद्वी को मारना था, लेकिन बचाव भी महत्वपूर्ण है। इसलिए बोलीदाता धीरे धीरे इस गहरे लाल कवच की कीमत बढ़ा रहे थे। और इसके शीर्ष पर ये कवच वास्तव में एक उच्च स्तरीय सामान्य हथियार था। खेती कौशल की तरह ही हथियार भी सामान्य हथियार और आत्मा हथियार में विभाजित होते हैं, और वे आगे निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर हथियारों में विभाजित होते हैं। अजगर देश में एक निम्न स्तर का आत्मा हथियार पहले से ही बहुत दुर्लभ है। मध्यम स्तर और उच्च स्तर के आत्मा हथियार की तो बात ही छोड़िए। लिन स्टार सिटी जैसे छोटे शहरों में एक उच्च स्तर का सामान्य हथियार आधिपत्य का प्रतीक है। इसलिए कीमत तेजी से बढ़ रही थी। 15,000 चांदी के सिक्के, 200 सोने के सिक्के। निजी कमरों में से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज गूंज उठी। शांति। तुरंत हर कोई अपनी बोली लगाना बंद कर दिया। इस बोली में कुल 5,000 चांदी की वृद्धि हुई थी। ये देखकर कि कोई भी बोली नहीं लगा रहा था, झांग किंग ने कहा, 200 सोने के सिक्के एक बार, 200 सोने के सिक्के दो बार, 200 सोने के सिक्के 3 बार। गहरा लाल कवच के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाने के लिए कमरा नंबर 4 के बोलीदाता को बधाई। इस कवच को खरीदकर आप इस बार की नीलामी के पहले विजेता बन गए हैं, बधाई। झांग किंग के शब्द लोगों को सहज और आरामदायक महसूस कराने के लिए पूरी तरह से तैयार किए गए थे। इस तरह के नीलामकर्ता के यहाँ होने पर कुछ भी बेचने में सक्षम होने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। आर्यन उस कुर्सी से टिक गया जिस पर वह बैठा था। बेचे जाने वाले पहले कुछ आइटम सामान्य हथियार, कुछ जड़ी बूटियां और अयस्क थे। आर्यन को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उन्हें देखने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि कुछ जड़ी बूटियां और अयस्क काफी अच्छी कीमत पर बेचे गए। उच्चतम कीमत जो उसने सुनी थी वह 600 सोने के सिक्के थी। जल्द ही बाद नीलामी के लिए 4 से 5 अलग अलग प्रकार की दुर्लभ और कीमती औषधीय सामग्री की एक श्रृंखला थी। आर्यन ने इन थोड़ी अफवाह वाली जड़ी बूटियों के बारे में सुना था। अगला अंतिम आइटम है शून्य अग्निफल। ये सुनकर आर्यन का शरीर अचानक हिल गया, फिर उसकी आंखें झांग किंग के हाथ के बगल में गहरे लाल फल को घूरने लगीं। झांग किंग मुस्कुराई क्योंकि उसने इसका परिचय दिया। यह एक चमत्कारी फल है जो ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट के गहरे क्षेत्र से आता है। इसमें शल्की बख्तरबंद जानवर का संरक्षण भी था।
इसका सेवन करने के बाद कोई भी मार्शल आर्टिस्ट के शरीर की क्रूरता को बढ़ा सकता है। यह उनकी ताकत को भी बढ़ा सकता है। शून्य अग्नि फल की शुरुआती कीमत 500 सोने के सिक्के है और हर बोली में कम से कम 50 सोने के सिक्के की वृद्धि होनी चाहिए। जैसे ही झांग किंग ने बोलना खत्म किया, आर्यन ने तुरंत कहा, 500 सोने के सिक्के। भले ही इस समय उसके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि 100 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर बेचने के बाद वह पर्याप्त बड़ा पैसा कमाएगा। दूसरे भी उसके पीछे आए। 600 सोने के सिक्के, 700 सोने के सिक्के, 750 सोने के सिक्के। शून्य अग्नि फल की कीमत लगातार तेजी से बढ़ रही थी। 1000 सोने के सिक्के। आर्यन ने इस कीमत को पुकारते हुए भी भौहें नहीं चढ़ाईं। इस तरह का आध्यात्मिक फल वही था जिसकी उसे अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए तुरंत जरूरत थी। त्वचा को मजबूत करने और बचाव को मजबूत करने में सक्षम होने का मतलब था कि यह एक व्यक्ति की ताकत को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाने में सक्षम था और यह उसे ची संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। 1100 सोने के सिक्के, 1200 सोने के सिक्के, 1000 और अन्य लोगों ने अभी भी इस फल पर हार नहीं मानी और अभी भी ऊंची और ऊंची बोली लगा रहे थे। जैसे ही आर्यन फिर से बोली लगाने वाला था, एक आवाज गूंज उठी। 2000 सोने के सिक्के। ये बगल के कमरे से आए थी। यहाँ कमरा नंबर 2 के इस मेहमान ने 2000 सोने के सिक्कों की बोली लगाई है। क्या कोई और है जो इसमें जोड़ना चाहता है? झांग किंग की आकर्षक आवाज सभी को सुनाई दी। एक बार फिर शून्य अग्नि फल की बोली बढ़ने लगी। 2200 सोने के सिक्के, 2300 सोने के सिक्के। ये देखकर आर्यन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, 3000 सोने के सिक्के। 3000 सोने के सिक्के। क्या कोई है जो ऊंची बोली लगाना चाहता है? झांग किंग ने पूछा। ये देखकर कि किसी ने भी ऊंची बोली नहीं लगाई, उसने कहा, 3000 सोने के सिक्के एक बार, 3000 सोने के सिक्के 2 बार, 3000 सोने के सिक्के 3 बार। इस आत्मा फल को सफलतापूर्वक बोली लगाने के लिए कमरा नंबर 1 से शून्य अग्निफल के बोलीदाता को बधाई। झांग किंग ने खुशी से घोषणा की कि शून्य अग्निफल आर्यन का था। शून्य अग्निफल प्राप्त करने के बाद आर्यन संतुष्ट होकर अपनी कुर्सी पर झुक गया। उसके चेहरे पर मुस्कान व्यावहारिक रूप से मुस्कुरा रही थी। अब उसके पास आखिरकार ची संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का मौका है। ची संघनन क्षेत्र में कदम रखने के बाद वह प्राचीन गोली देवता की स्मृतियों के अवरोध को तोड़ सकता है। उन स्मृतियों के साथ विलय करने के बाद वह उन्हें अपने लिए उपयोग कर सकता है। यहाँ वह बहुत खुश महसूस कर रहा था और नीलामी घर के एक छोटे कमरे में प्रबंधक झांग लेन इस समय झांग परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ बैठा था। क्या तुम कह रहे हो कि यह 15 या 16 साल का बच्चा है? उसने तुम्हें नीलामी के लिए 100 आत्मा पत्थर दिए। लगभग 55 साल की उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ से अपनी लंबी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए कहा। हाँ दूसरे गुरु, ये सच है। वह बच्चा इस समय हमारे नीलामी घर के कमरा नंबर 1 में बैठा है। झांग लैन ने अपने सामने बूढ़े व्यक्ति से कहा। तो ये पता चला कि ये बूढ़े लोग आत्मा पत्थरों के बारे में बात कर रहे थे जो आर्यन ने उन्हें नीलामी के लिए दिए थे। उसने नीलामी के लिए लापरवाही से 100 आत्मा पत्थर निकाले। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से किसी शक्ति से संबंधित है, शायद उन 5 महान संप्रदायों या हमारे अजगर देश के शाही परिवार से। केवल इन शक्तियों के पास ही निम्न ग्रेड के आत्मा पत्थरों की खदान है, दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा। नहीं, तीसरे गुरु, अगर वह बच्चा वास्तव में 5 महान संप्रदायों या शाही परिवार से संबंधित होता तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। वह कुछ सोने के सिक्कों के बदले में हमारे नीलामी घर में निम्न ग्रेड के आत्मा पत्थरों को चूसने के लिए यहाँ नहीं आता, झांग परिवार के दूसरे गुरु ने कहा। मुझे लगता है कि दूसरे गुरु सही हैं। मैंने पहले ही जांच कर ली है। उस बच्चे के पास शरीर तपाने वाले क्षेत्र के 9वें चरण की ताकत है और वह वर्तमान में हमारे लिन स्टार सिटी के एक छोटे परिवार द्वारा नियंत्रित एक सराय में रह रहा है, झांग लैन ने झांग परिवार के अन्य गुरुओं से कहा। झांग परिवार के अन्य 2 गुरुओं ने अपना सिर हिलाया। अगर वह बच्चा इनमें से किसी भी शक्ति से संबंधित नहीं है तो उसके पास इतने सारे निम्न ग्रेड के आत्मा पत्थर कैसे हैं? और मुझे उस पर संदेह है कि उसके पास अभी भी कुछ निम्न ग्रेड के आत्मा पत्थर हैं, झांग परिवार के दूसरे गुरु ने कहा। वह निश्चित रूप से किसी प्रकार के सौभाग्य का सामना कर चुका होगा या किसी विशेषज्ञ के कुछ खंडहरों की तलाश करते हुए इन आत्मा पत्थरों पर अपना हाथ डाल चुका होगा। तीसरे गुरु ने थोड़ी देर सोचने के बाद इस सिद्धांत के साथ आए और अन्य 2 से कहा। हाँ, मुझे भी लगता है कि ऐसा ही मामला है। वैसे भी हम उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर हम उसके खिलाफ जाना चाहते हैं तो हमें हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा, दूसरे गुरु ने कहा।
दूसरे गुरु, ये कैसा रहेगा, हम रात में उस बच्चे पर हमला करने के लिए ची संघनन क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ को भेजेंगे। अगर हमारे लोग कुछ भी हासिल करने में विफल रहे तो इसका मतलब होगा कि कोई विशेषज्ञ पीछे से उसकी रक्षा कर रहा है। उस समय हम तुरंत पीछे हट जाएंगे और फिर कभी उस बच्चे पर हमला नहीं करेंगे। और अगर हमारे उन लोगों ने उस बच्चे को पकड़ने में सफलता प्राप्त की तो उसकी संपत्ति हमारी हो जाएगी। तीसरे गुरु ने उत्साहित होते हुए कहा, हम वही करेंगे जो तीसरे गुरु ने कहा। दूसरे गुरु ने प्रबंधक झांगलैन से कहा। हाँ गुरुओं। उन दोनों के बीच चर्चा समाप्त होने के बाद वे खड़े हुए और चले गए। दूसरी ओर आर्यन इस समय नीलामी का आनंद ले रहा था क्योंकि उसने एक एक करके मेज पर रखे फल खाए। उसे ये भी पता नहीं था कि खतरा उसके पीछे घात लगाए बैठा है। मंच पर झांग किंग इस समय एक एक करके आइटमों की नीलामी कर रही थी। उसे आर्यन को एक टोकन लाने के लिए किसी को मिला जो उसके शून्य अग्निफल खरीदने में सक्षम होने का प्रमाण था। जब नीलामी समाप्त हो जाएगी तो वह काउंटर पर टोकन दे सकता है और बिल का भुगतान करने के बाद शून्य अग्निफल प्राप्त कर सकता है। कुछ देर बाद एक युवती नीलामी मंच पर एक गोली की बोतल लाई। झांग किंग ने कहा, सभी, इस गोली की बोतल के अंदर 5 मूल मजबूतीकरण गोलियां हैं। मूल मजबूतीकरण गोली मूल कोर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक औषधीय गोली। यह उनके खेती की गति के साथ साथ उनके शरीर में आत्मा ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा सकती है। भले ही यह औषधीय गोली एक दुर्लभ गोली थी लेकिन ये किसी भी चिकित्सा स्टोर में पाई जा सकती थी। एक पल के लिए कई लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और यहां तक कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने तिरस्कार में कहा, झांग परिवार का नीलामी घर किस स्तर तक गिर गया है। वे वास्तव में मूल मजबूतीकरण गोलियों की नीलामी कर रहे हैं। ये गोलियां चिकित्सा स्टोर पर 1000 सोने के सिक्कों में बेची जाती हैं। ठीक है, इस तरह के आइटम की नीलामी करने की कोई जरूरत नहीं है ना? जल्दी करो और इसे अगले आइटम में बदल दो। लोगों की भीड़ चिल्लाने लगी। सभी कृपया शांत हो जाएं। झांग किंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसे लग रहा था कि यह बहुत पहले ही हो गया होगा। जब झांग किंग ने अपना हाथ उठाया और सभी को शांत रहने के लिए कहा तो हॉल शांत हो गया। सभी, ये कोई साधारण मूल मजबूतीकरण गोलियां नहीं है। झांग किंग ने कहा, यह देखकर कि हर कोई उसकी ओर देख रहा था, वह मुस्कुराए और कहा, हर कोई जानता है कि प्रतिभाशाली कीमियागरों द्वारा परिष्कृत औषधीय गोलियों में आमतौर पर अधिक से अधिक 70% की शुद्धता होती है। 72% से 75% शुद्धता की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना अत्यंत दुर्लभ है। हालांकि मेरे हाथ में मूल मजबूतीकरण गोलियां की शुद्धता 80% तक पहुंच गई है। एक बार जब 80% शुद्धता की मूल मजबूतीकरण गोली का सेवन किया जाता है और खेती के लिए उपयोग किया जाता है तो खेती की गति में वृद्धि साधारण मूल मजबूतीकरण गोली की तुलना में सीधे दोगुनी हो जाएगी। अगर इसे मूल कोर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों को दिया जाए जो एक अड़चन में फंसे हुए थे और लंबे समय के बाद सफलता प्राप्त करने में असमर्थ थे, अगर उन्होंने इस मूल मजबूतीकरण गोली का सेवन किया तो उनके पास सफलता प्राप्त करने की 90% संभावना होगी। जैसा कि अपेक्षित था, झांग किंग के शब्दों ने हॉल के भीतर एक हलचल पैदा कर दी। हॉल में कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। जहां तक वे जानते थे, 75% शुद्धता की एक औषधीय गोली को पहले से ही अफवाह के अस्तित्व का माना जा सकता था। ये देखकर झांग किंग ने जारी रखा, सभी, इन 5 मूल मजबूतीकरण गोलियों को हमारे झांग परिवार के नीलामी घर द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया गया है। इसके अलावा हमारे झांग परिवार की विश्वसनीयता सभी द्वारा मान्यता प्राप्त है। बूढ़े व्यक्ति के शब्द सुनकर हॉल में कई लोगों ने अपना सिर हिलाया। झांग परिवार ने वास्तव में अपनी नीलामी के दौरान कुछ भी अविश्वसनीय नहीं किया था। कमरा नंबर 1 के भीतर आर्यन के चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान देखा जा सकता था। 80% शुद्धता। आर्यन ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी उच्च शुद्धता वाली औषधीय गोली इस छोटे शहर में दिखाई दे सकती है। 80% की शुद्धता ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि इस मूल मजबूतीकरण गोली को परिष्कृत करने वाला कीमियागर बहुत समृद्ध अनुभव और असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा का एक कीमियागर था। आर्यन के पास वर्तमान में केवल शरीर तपाने वाले क्षेत्र के 9वें चरण की ताकत थी। वह अभी भी मूल कोर क्षेत्र तक पहुंचने से बहुत दूर था। यह मूल मजबूतीकरण गोली केवल एक मूल कोर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए थी, इसलिए उसे इसकी जरूरत नहीं थी। ये मूल मजबूतीकरण गोली हमारे झांग परिवार द्वारा बहुत प्रयास और जनशक्ति खर्च करके मार्शल किंग क्षेत्र के विशेषज्ञ के एक खंडहर में प्राप्त की गई थी। झांग किंग ने लोगों की भीड़ से कहा।
ये सुनकर आर्यन समझ गया कि ये गोलियां इस समय के किसी कीमियागर द्वारा परिष्कृत नहीं की गई थीं। यह शायद उस समय के कीमियागर द्वारा परिष्कृत की गई थी जब खंडहर का मालिक अभी भी जीवित था। इस बोतल में कुल 5 गोलियां हैं और इन मूल मजबूतीकरण गोलियों की शुरुआती कीमत 5000 सोने के सिक्के होगी। हर बोली में कम से कम 100 सोने के सिक्कों की वृद्धि होनी चाहिए, झांग किंग ने कहा। 6000 सोने के सिक्के, 7000 सोने के सिक्के, 10,000 सोने के सिक्के। जिस क्षण झांग किंग ने इन मूल मजबूतीकरण गोलियों के लिए बोली शुरू करने के लिए कहा, लोगों की भीड़ इन गोलियों के लिए लड़ने लगी। ये लोग वास्तव में बहुत अमीर हैं। मुझे नहीं पता उन 100 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थरों की नीलामी करके मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। यह इन मूल मजबूतीकरण गोलियों से अधिक होना चाहिए। आखिरकार 80% शुद्धता की गोलियां बहुत दुर्लभ होने के बावजूद कम शुद्धता वाली इस प्रकार की गोलियां हर जगह मिल सकती हैं। लेकिन अगर यह आत्मा पत्थरों के बारे में है तो यह एक और मामला है। भले ही किसी के पास पैसा हो, वे आत्मा पत्थर खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। आत्मा पत्थर बहुत दुर्लभ हैं। 12,000 सोने के सिक्के। अचानक एक आवाज ने आर्यन को कल्पना की दुनिया से वापस खींच लिया। मूल मजबूतीकरण गोलियों की कीमत पहले ही एक बड़ी मात्रा में बढ़कर 12,000 सोने के सिक्के तक पहुंच चुकी थी। इस समय इन मूल मजबूतीकरण गोलियों के लिए बोली लगाने वालों की आवाज शांत हो गई। 12,000 सोने के सिक्के एक बार, 12,000 सोने के सिक्के दो बार, 12,000 सोने के सिक्के 3 बार। इन मूल मजबूतीकरण गोलियों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाने के लिए यहाँ इस मेहमान को बधाई। झांग किंग ने उस व्यक्ति को बधाई दी जिसने मूल मजबूतीकरण गोलियों के लिए बोली लगाई थी। अब हमारे अंतिम आइटम का समय आ गया है। सभी कृपया अपनी आंखें खोलें और इस आइटम के लिए बोली लगाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह आप सभी के लिए इस आइटम का मालिक बनने का एक जीवन काल में केवल एक ही मौका है। झांग किंग की सुंदर आवाज गूंज उठी क्योंकि सभी ने एक युवती को एक लाल कपड़े से ढकी हुई ट्रे पकड़े हुए देखा जो मंच की ओर चल रही थी। जब कपड़ा हटाया गया तो बहुत सारे चमकते पत्थर सभी के सामने दिखाई दिए। ये चमकते पत्थर क्या हैं? क्या ये हथियार परिष्कृत करने के लिए किसी प्रकार का दुर्लभ अयस्क है? बहुत से लोग खुद के बारे में बात करने लगे। आखिरकार कई लोगों ने आत्मा पत्थर कभी नहीं देखे थे। लोगों की भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर झांग किंग ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। झांग किंग ने आत्मा पत्थरों के ढेर की ओर इशारा किया और कहा, ये पत्थर निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे और आगे पेश करने की जरूरत है। हर कोई इन आत्मा पत्थरों के उपयोग से अच्छी तरह वाकिफ है। जब भीड़ ने सुना कि वे चमकते पत्थर आत्मा पत्थर थे तो उनका उत्साह तुरंत बढ़ गया। यहाँ कुल 100 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर हैं। वे 10 समूहों में विभाजित हैं। प्रत्येक समूह में 10 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर हैं। इन आत्मा पत्थरों के लिए कोई निश्चित शुरुआती कीमत नहीं है। अब बोली शुरू। 1000 सोने के सिक्के, 1200 सोने के सिक्के, 1500 सोने के सिक्के। झांग किंग ने अपना वाक्य भी पूरा नहीं किया था जब यहाँ मौजूद लोगों ने पहले ही बोली लगाना शुरू कर दिया था। सामान्यतः 10 आत्मा पत्थरों का मूल्य 1000 सोने के सिक्के है, लेकिन यहाँ केवल शुरुआती बोली पहले से ही 1000 सोने के सिक्के है। यह नीलामी घरों में दुर्लभ सामग्रियों की नीलामी का लाभ है। 1800 सोने के सिक्के। अचानक एक परिचित आवाज एक निजी कमरे से गूंज उठी। विकास। आर्यन ने इस आवाज को सुनने के बाद भौहें चढ़ा ली। सभी, मैं विकास हूँ, सिल्वर मून सेक्ट के महागुरु का एक शिष्य। महागुरु मा याफेई भी यहाँ मौजूद हैं। हम आत्मा पत्थरों का एक बैच चाहते हैं। कृपया हमें कुछ सम्मान दें और आगे बोली लगाना बंद करें, विकास ने यहाँ मौजूद लोगों से कहा। एक पल के लिए सभी शोर शांत हो गए। यहाँ मौजूद अधिकांश लोग केवल कुछ छोटे कुलों या अकेले कृषकों से थे। उन्होंने सिल्वर मून सेक्ट जैसे संप्रदाय के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। बेशर्म, तुम बस देखो कि मैं आज तुम्हारा मजाक कैसे उड़ाता हूँ, आर्यन ने सोचा और एक कर्कश आवाज में कहा। 2000 सोने के सिक्के। यह भीड़ एक बार फिर चकित थी। यहाँ वास्तव में कोई मौजूद था जिसने सिल्वर मून सेक्ट के खिलाफ जाने की हिम्मत की। महागुरु मा याफेई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने विकास की ओर देखा और विकास ने उससे सिर हिलाया और कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि उस कमरे में ये सज्जन कौन है? मुझे तुम्हें अपना नाम क्यों बताना चाहिए, ताकि तुम हमला कर सको और मुझे मार सको जब मेरे पास कोई नहीं होगा, आर्यन ने एक बार फिर कर्कश आवाज में कहा। शांति। हर जगह शांति छा गई। विकास और महागुरु मा याफेई का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। नहीं, यह मित्र, हमारा वह मतलब नहीं है। हम बस उन आत्मा पत्थरों को लेना चाहते हैं। कृपया हमें कुछ सम्मान दें, सिल्वर मून सेक्ट के महागुरु मा याफेई ने अपने गुस्से को दबाते हुए विनम्रता से कहा।
मुझे तुम्हें सम्मान क्यों देना चाहिए? तुम कौन हो जो मुझे तुम्हें सम्मान देने के बारे में बताओ? अगर तुम उन आत्मा पत्थरों को लेना चाहते हो तो बोली लगाओ, वरना चुपचाप बैठ जाओ, आर्यन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम महागुरु और विकास को अपना गुस्सा दबाना मुश्किल लगा। ये पहली बार था जब किसी ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। अपमान, हाँ, यह एक अपमान था जो उन्होंने पहली बार महसूस किया। उन्होंने अपने जीवन काल में कब इस तरह के अपमान का सामना किया था? ये सबके सामने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। क्या आप अपने फैसले के बारे में निश्चित हैं? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस तरह व्यवहार करना जारी रखते हैं तो आप मेरे सिल्वर मून सेक्ट को नाराज कर देंगे। सिल्वर मून सेक्ट के महागुरु ने एक बार फिर ठंडे लहजे में कहा। तो क्या होगा अगर मैं सिल्वर मून सेक्ट को नाराज कर दूं? क्या आपको लगता है कि आपका सिल्वर मून सेक्ट अजगर आकाश महाद्वीप का विशालकाय है? आर्यन ने एक बार फिर एक तीर चलाया जिसने सीधे महागुरु मा याफेई के दिल पर वार किया। महागुरु गुस्से में अपनी सीट से खड़े हो गए और आर्यन को कोसने ही वाले थे जब विकास ने उन्हें रोक लिया। गुरु पहले बोली लगाते हैं, नीलामी घर से बाहर आने के बाद हम उसे देखेंगे, विकास ने अपने गुरु से कहा। महागुरु ने सूंघा और अपनी सीट पर लौट आए। विकास ने अपनी बोली जारी रखी। 2100 सोने के सिक्के, 2200 सोने के सिक्के। आर्यन ने उसके पीछे पीछे बोली लगाई। तुम, बहुत अच्छा, 2500 सोने के सिक्के। इस बार आर्यन ने बोली लगाना जारी नहीं रखा। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने बोली नहीं लगाई, झांग किंग ने कहा, अगर कोई और नहीं है जो आगे बोली लगाएगा तो 10 आत्मा पत्थरों का पहला बैच सिल्वर मून सेक्ट के महागुरु का होगा। इन आत्मा पत्थरों को प्राप्त करने के लिए महागुरु मा याफेई को बधाई। चलिए हम अपने आत्मा पत्थरों के दूसरे बैच के साथ जारी रखते हैं, झांग किंग ने ये कहा। यहां मौजूद लोगों ने बोली लगाना जारी रखा। आत्मा पत्थरों का दूसरा बैच लिन स्टार सिटी की शक्ति द्वारा 2700 सोने के सिक्कों में खरीदा गया था। तीसरा बैच फिर से सिल्वर मून सेक्ट के महागुरु मा याफेई द्वारा 2900 सोने के सिक्कों में खरीदा गया था। चौथा बैच 3000 सोने के सिक्कों में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा खरीदा गया था। वह किसी भी शक्ति से संबंधित नहीं था, वह एक दुष्ट कृषक था। पांचवा और छठा बैच प्रत्येक 3200 सोने के सिक्कों में बेचा गया था। आत्मा पत्थरों के 7वें, 8वें और 9वें बैच प्रत्येक 3500 सोने के सिक्कों, 3700 सोने के सिक्कों और 3800 सोने के सिक्कों में बेचे गए थे। और अंत में आत्मा पत्थरों का 10वां बैच एक बार फिर सिल्वर मून सेक्ट के महागुरु मा याफेई द्वारा 4000 सोने के सिक्कों में खरीदा गया था। आत्मा पत्थरों के अंतिम 9 बैच सभी पिछले वाले की तुलना में अधिक सोने के सिक्कों में बेचे गए थे, एक एक करके, जिसमें 3 बैच आत्मा पत्थरों को सिल्वर मून सेक्ट के महागुरु ने ले लिया था और बाकी अन्य पावर हाउसों को बेचे गए थे। कुल मिलाकर आर्यन ने 32,500 सोने के सिक्के कमाए। अचानक धन से वह इतना उत्साहित हो गया कि वह अपने कमरे में हंसने लगा। आत्मा पत्थरों के सभी बैच बेचे जाने के बाद नीलामी समाप्त हो गई। नीलामी के बाद आर्यन रास्ते का अनुसरण करते हुए एक काउंटर पर आया। फिर उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपना टोकन दिया जो उसके शून्य अग्निफल खरीदने का प्रमाण था। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसे शून्य अग्निफल देने वाला था, प्रबंधक झांग लैन आता है। प्रबंधक झांग लैन को आते देखकर उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया। हमारे मेहमान को वह चीज दो जो उसने खरीदी है। प्रबंधक झांग लैन ने सिर हिलाया और बीच वाले आदमी से कहा, हाँ प्रबंधक, ये रहा शून्य अग्निफल, इसकी कुल कीमत 3000 सोने के सिक्के है। मैं यहाँ से देखूंगा, तुम जाओ। प्रबंधक झांग लैन ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा और आर्यन की ओर देखने के लिए मुड़ा। हे मेहमान, ये रहा कुल 26,250 सोने के सिक्के। नीलामी द्वारा लिए गए 10% ब्याज और 3000 सोने के सिक्कों को काटने के बाद जो आपने शून्य अग्निफल खरीदा था। झांग लैन ने आर्यन को सोने के सिक्कों से भरा एक बैग देते हुए कहा। आर्यन ने बैग लिया और उसे 9 मंजिला शिवालय की पहली मंजिल पर रखने से पहले गिना। स्थानिक अंगूठी। झांग लैन की आंखें चमक उठीं। इतनी अच्छी चीजें हासिल करने के लिए वह किस तरह के आकस्मिक मुठभेड़ में आया? झांग लैन ने सोचा, क्या मैं मेहमान का नाम जान सकता हूं? झांग लैन मुस्कुराया और पूछा। आर्यन। आर्यन ने झांग लैन की आंखों से पहले ही देख लिया था। उनमें लालच था। वह अब और यहां नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह मुड़ा और बड़े कदमों से नीलामी घर से बाहर निकल गया। मुझे यहां आते समय अपनी पहचान और उपस्थिति छिपानी चाहिए थी। कहावत सच है, धन विपत्ति लाता है। मुझे भविष्य में कुछ करने के लिए और सावधान रहना होगा।
आर्यन नीलामी घर से बाहर निकल आया और जैसे ही वह अपनी सराय जाने वाला था, उसकी नजर अचानक अपने पूर्व संप्रदाय के सदस्यों पर पड़ी। एक विकास था और दूसरा विकास का गुरु सिल्वर मून सेक्ट का महागुरु मायाफेई था। दुश्मन वास्तव में बार बार अपने रास्ते पार करते हैं। अगर वह मायाफेई यहाँ मौजूद नहीं होता तो मैं इस विकास को यहीं मार देता। ची संघनन क्षेत्र का पहला चरण। महागुरु ने वास्तव में विकास का अच्छी तरह से ध्यान रखा। आर्यन ने विकास को नापा और पाया कि उसने वास्तव में ची संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली थी। ये देखकर आर्यन हैरान था। उसने देखा कि वे किसी का इंतजार कर रहे थे। उसने अचानक उस पल के बारे में सोचा जब वह गुरु और शिष्य की इस जोड़ी का मजाक उड़ा रहा था। ये सोचते हुए वह खुद को एक लंबे डर से नहीं रोक सका। मुझे जल्दी करनी होगी और अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आर्यन ने दूसरा रास्ता चुना और सराय में वापस आ गया। अपने कमरे में पहुंचने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपना ध्यान शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब उसकी स्थिति स्थिर हो गई तो उसने शून्य अग्निफल निकाला और उसे निगल लिया। मुझे उम्मीद है कि यह मुझे ची संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जब ऐसा होगा तो मैं अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा सुनिश्चित कर सकता हूं और साथ ही सिल्वर मून सेक्ट से अपना बदला लेने में एक कदम आगे बढ़ा सकता हूं। और मुझे 5 महान संप्रदायों की प्रतियोगिता में पंजीकरण के लिए शाही शहर भी जाना होगा। पंजीकरण समाप्त होने में केवल 20 दिन बचे हैं। जैसे ही शून्य अग्निफल उसके पेट में प्रवेश करता है, उसमें से ऊर्जा का एक अचानक उछाल निकलता है और उसके शरीर के हर छिद्र में प्रवेश करता है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी नाड़ियों में प्रवेश करती है तो वह फैलने लगती है। उसका शरीर मजबूत होने लगता है। उसके शरीर से एक काला बदबूदार तरल बाहर आने लगता है। यह उसके शरीर की अशुद्धियां थीं जो उसके शरीर के हर छिद्र से बाहर निकल रही थीं। उसने शून्य अग्निफल की आत्मा ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया और उसे स्तर बढ़ाने के लिए टकराया। धमाका! उसके शरीर के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, लेकिन वह अगले चरण में सफलता प्राप्त करने में विफल रहा। मुझे एक बार फिर कोशिश करनी होगी। अभी भी कुछ आत्मा ऊर्जा बची है। आर्यन ने एक बार फिर शून्य अग्निफल से बची हुई बड़ी मात्रा में आत्मा ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसे अदृश्य अवरोध से टकराया जो उसके रास्ते में एक बाधा बन रहा था, उसे और मजबूत होने से रोक रहा था। धमाका! चटक! आर्यन के शरीर से कुछ टूटने की आवाज आए और उसके आसपास की सारी आत्मा ऊर्जा उसके शरीर में तेजी से दौड़ गई। उसकी सभी नाड़ियों और हड्डियों को स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा ऊर्जा द्वारा लगातार पोषित किया जा रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। वह उत्तेजना में एक पागल आदमी की तरह थोड़ी देर के लिए जोर से हंसा। ची संघनन क्षेत्र का पहला चरण। मैंने आखिरकार ची संघनन क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली है और वापस वहीं आ गया हूं जहां मैं विकलांग होने से पहले था। ये कैसी गंध है, ये बदबू आ रही है। जब आर्यन ने खुद को देखा तो उसने पाया कि वह काले तरल की एक मोटी परत से ढका हुआ था जो उसके शरीर पर जमने वाला था। इतनी अशुद्धियां, लगता है मुझे नहाना पड़ेगा। मेरा शरीर एक बार फिर मजबूत हो गया है और अब मुझ में ची संघनन क्षेत्र के चौथे चरण के मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने और उसे मारने का आत्मविश्वास है। जब उसने स्नान कर लिया, साफ कपड़े पहने, तो वह उस सराय से बाहर आया जहां वह रुका हुआ था। जब आर्यन सराय से बाहर आया तो वह पहले से ही दूसरा दिन था। आर्यन को अचानक भूख लगी। वह रेस्तरां की ओर चला और उसमें प्रवेश किया। वेटर, मुझे अपनी सबसे अच्छी डिश और शराब दो। जैसे ही उसने रेस्तरां में प्रवेश किया, उसने एक वेटर को देखा और उसे अपने सबसे महंगे व्यंजन और शराब परोसने का आदेश दिया। आखिरकार वह रातों रात अमीर बन गया था। उन 100 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थरों को बेचने और शून्य अग्निफल खरीदने के बाद उसके पास अभी भी लगभग 26,250 सोने के सिक्के बचे थे। अगर चांदी के सिक्कों में परिवर्तित किया जाए तो ये 2,625,000 चांदी के सिक्के होंगे। 26,25,000 चांदी के सिक्के। ये किस तरह की अवधारणा थी? बेशक इतने सारे पैसे के साथ वह सबसे अच्छा खाएगा और सबसे अच्छा पहनेगा। जब वेटर ने देखा कि यह एक बड़ा ग्राहक है तो उसने जल्दी से आर्यन का अभिवादन किया और उसे रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर ले गया और उसे खिड़की वाली सीट दी। फिर वह आर्यन के लिए व्यंजन और शराब लाने चला गया। जैसे ही आर्यन बैठा, उसकी रुचि तुरंत अगली मेज पर बैठे कुछ लोगों की बातचीत से बढ़ गई। 4 लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अरे, क्या तुमने सुना है? 5 महान संप्रदाय और शाही परिवार ने रिवरसाइड सिटी से शाही शहर तक एक टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित करने के लिए एक फॉर्मेशन मास्टर को आमंत्रित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च किया है।
हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के कारण कई लोग वर्तमान में अपने गृह शहर से शाही शहर की यात्रा कर रहे हैं। ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अमीर लोगों के यात्रा करने के लिए स्थापित किए गए थे। आखिरकार, अगर आप टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के माध्यम से सीधे शाही शहर में टेलीपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता उन्होंने रिवरसाइड सिटी में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्यों स्थापित किया, हमारे लिन स्टार सिटी में क्यों नहीं? उनमें से एक ने दूसरे से यह सवाल पूछा। हे, तुम क्या जानते हो, रिवरसाइड सिटी शाही शहर के बाद सबसे बड़ा शहर है। इसलिए बेशक वे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रिवरसाइड सिटी में स्थापित करेंगे, न कि हमारे छोटे लिन स्टार सिटी में। और रिवरसाइड सिटी हमारे लिन स्टार सिटी से केवल कुछ दूरी पर है। तुम क्यों परवाह करते हो कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन कहाँ स्थापित किया गया था? हाँ, और वह फॉर्मेशन मास्टर, मैंने सुना है कि वह अजगर देश के बाहर से आता है और वर्तमान में शाही परिवार का मेहमान है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रिवरसाइड सिटी, अजगर देश के बाहर से फॉर्मेशन मास्टर। जब आर्यन ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में सुना तो वह तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने केवल सिल्वर मून सेक्ट के कुछ गुरुओं से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन और अन्य फॉर्मेशनों के बारे में सुना था। उसने उन्हें कभी देखा या इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब मौका है तो वह निश्चित रूप से 5 महान संप्रदायों की प्रतियोगिता के लिए शाही शहर जाने के लिए इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करेगा। भरपेट खाने के बाद आर्यन खड़ा हुआ और अपना बिल चुकाया, फिर सराय में लौट आया और अपने कमरे में प्रवेश किया। मोमबत्तियों से निकली रोशनी ने विशाल और साफ कमरे को रोशन कर दिया। अकेले में ये कमरा एक को खालीपन और अकेलेपन की भावना देता है। आर्यन बिस्तर पर बैठ गया और 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही आधी रात के घंटे बीत गए। मेज पर मोमबत्ती पूरी तरह से राख में जल गई थी। चिंगारी का अंतिम हिस्सा बुझ गया, जिससे हरे धुएं का एक कतरा निकला। आर्यन की आंखें जम गईं। इस समय काले कपड़े पहने, अपना चेहरा ढके हुए लोगों का एक समूह चुपचाप आर्यन की दिशा में बढ़ रहा था। खतरा मंडरा रहा था। बैंग, दरवाजा लात मारकर खोला गया और कुछ लोग बिस्तर की ओर दौड़े। उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठाए और बिस्तर पर झूल गए। रुको, पुरुषों में से एक को कुछ मिला लग रहा था। उसने कंबल उठाया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। वह कहाँ है? उनमें से कुछ दंग रह गए। हे, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? उनके पीछे से उपहास भरी हंसी का एक विस्फोट आया। उनमें से कुछ चौंक गए और मुड़ गए। एक तेज रोशनी चमकी। हिस, एक सिर तुरंत बाहर फेंक दिया गया। उसके टूटे हुए गले से गर्म खून एक फव्वारे की तरह बह निकला। बिजली की चमक ने आर्यन के दृढ़ चेहरे को रोशन किया। वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के प्रति दयालु नहीं होगा जो उसकी जान लेना चाहता था। इसके तुरंत बाद सभी ने अपने ब्लेड उठाए और आर्यन की ओर भागे। उसे मार डालो, हम्फ। आर्यन ने आंखें सिकुड़ी और उसके मुट्ठी पर लाल रोशनी का एक गोला संघनित हो गया। पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी। चूंकि यह रात का समय था और दूरी बहुत करीब थी, कोई भी आर्यन के हमले से बचने में सक्षम नहीं था। मुट्ठी एक व्यक्ति के सीने पर उतरी, उसके शरीर में घुस गई। पल भर में कमरा चीखों से भर गया। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सीधे 2 लोगों को मार डाला जिस पल ये समूह उसके कमरे में घुसा था। आर्यन धीरे धीरे उनके सामने चला। उसका हाथ खून से लाल रंगा हुआ था और उसके सुंदर चेहरे पर क्रूरता का एक निशान देखा जा सकता था। तुम सब झांग परिवार द्वारा भेजे गए थे? आर्यन ने पूछा। हम्फ, यह अच्छा है कि तुम ये जानते हो। अपनी 30 की उम्र का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आगे बढ़ा। आदमी की आंखें भयावह थीं और उसने आर्यन को घूर कर देखा। बदबूदार छोकरे, अपने कब्जे में सब कुछ मुझे दे दो और मैं तुम्हें एक अक्षुण शव के साथ छोड़ दूंगा। हे, आर्यन ने ताना मारा। उसकी नजरें ठंडी होकर आसपास के लोगों पर घूम गईं और अनुमान लगाया कि उनमें से 8 थे। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सबसे मजबूत था। वह ची संघनन क्षेत्र के दूसरे चरण में था और अन्य या तो ची संघनन क्षेत्र के पहले चरण में थे। झांग परिवार ने मुझे मारने के लिए इतने सारे लोग भेजे। हे, वे वास्तव में मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोच रहे हैं। झांग परिवार ने शायद सोचा था कि वह अभी भी शरीर तपाने वाले क्षेत्र के 9वें चरण में है, इसलिए उन्होंने उसे मारने के लिए केवल ची संघनन क्षेत्र के पहले और दूसरे चरण के मार्शल आर्टिस्ट भेजे। लेकिन अब वह पहले से ही ची संघनन क्षेत्र के पहले चरण में था। बदबूदार छोकरे, खुद को ज्यादा गंभीरता से मत लो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो मैं अकेला ही काफी हूं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तिरस्कार के साथ कहा। हे, तो कोशिश करो। आर्यन की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। उसके हाथ में लंबी तलवार ने एक शानदार लाल रोशनी का विस्फोट किया।
जैसे ही लंबी तलवार हवा में नाचती थी, अनगिनत तलवार की छाया एक दूसरे से टकराती थी, जिससे सभी चकाचौंध हो गए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसकी ताकत शरीर तपाने वाले क्षेत्र के 9वें चरण में नहीं है, बल्कि ची संघनन क्षेत्र के पहले चरण में है। हमें दी गई जानकारी गलत थी। बस वहीं खड़े मत रहो, तुम सब एक साथ हमला करो। हाँ, आसपास के लोगों के शरीर से तीव्र ऊर्जा का उतार चढ़ाव हुआ। जैसे ही वे सभी एक साथ आर्यन पर हमला करना चाहते थे, बिना शरीर के 2 और सिर हवा में फेंक दिए गए। उसके कमरे में हर जगह खून बिखर गया। आर्यन को उन सभी से एक साथ लड़ने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। मुझे एक अच्छा मार्शल कौशल सीखना होगा, अन्यथा मार्शल कौशल के बिना भले ही मेरे पास ताकत हो, मैं अभी भी दूसरों के हाथों मर जाऊंगा। जब आर्यन अभी भी सिल्वर मून सेक्ट का एक शिष्य था, तो उसने केवल एक निम्न ग्रेड पीले रैंक का मार्शल कौशल, पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी, सीखा था। उसके बाद भले ही वह और मार्शल कौशल सीखना चाहता था, लेकिन उसे कौशल मंडप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वह कोई अन्य मार्शल कौशल नहीं सीख सका। आर्यन ने उन लोगों के साथ बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी। उसका एकमात्र फायदा ये था कि उसके पास ची संघनन क्षेत्र के 4थे चरण के मार्शल आर्टिस्टों के खिलाफ लड़ने की ताकत थी, और यहाँ लोगों के इस समूह में उच्चतम खेती केवल ची संघनन क्षेत्र का दूसरा चरण था। एक खून जमा देने वाली चीख के साथ एक आदमी का शरीर आर्यन के हाथ में तलवार से 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। ताजा खून और टूटे हुए अंग जमीन पर गिर गए। झांग परिवार द्वारा भेजे गए शेष लोग सभी डर से कांप उठे। उनमें से केवल 5 बचे थे। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चौंक गया था। उसने जल्दी से डांटा, तुम सब क्या कर रहे हो? हमला करना जारी रखो। इसके साथ वह अब और वहां खड़े होने और देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ची संघनन क्षेत्र के दूसरे चरण की आभा उसके शरीर के भीतर से बिना किसी रोक टोक के बाहर निकली। छोकरे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे, मुझ पर आओ, आर्यन ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर मुस्कुराते हुए कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति सहित सभी शेष 5 लोगों ने एक साथ आर्यन पर हमला किया। ब्लेड, तलवार, सभी प्रकार के प्रेत आर्यन की ओर भाग रहे थे। इतने सारे हमलों के उमड़ने के साथ शायद ची संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण का एक विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही आर्यन की लड़ने की ताकत उसके खेती के क्षेत्र से कहीं अधिक मजबूत है, फिर भी उसने उनके सभी हमलों का सामना करने की हिम्मत नहीं की। आर्यन की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। उसने तुरंत 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत को प्रसारित किया और स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन के साथ संवाद किया। निगल जाओ, गरज। एक अजगर की दहाड़ कहीं से बाहर आई। आर्यन के पीछे एक अजगर के सिर का एक सिलहूट दिखाई दिया और अपना मुंह खोला। वे सभी हमले जो आर्यन पर उतरने वाले थे तुरंत गायब हो गए, और इसके साथ वह अजगर का सिर भी गायब हो गया। वहां मौजूद सभी विशेषज्ञ जो उन्होंने देखा उससे चकित थे। उनके हमले समुद्र में प्रवेश करने वाली कीचड़ की तरह थे। वे पूरी तरह से निगल लिए गए थे। क्या हो रहा है? उन्हें कोई समय दिए बिना आर्यन उनकी ओर भागा और कमरे में तुरंत अनगिनत तलवार की रोशनी दिखाई दी। उन सभी को एक भारी झटका लगा, क्योंकि उन्होंने एक मुंह खून थूक दिया और पीछे उड़ गए। उनमें से 3 तो मौके पर ही मर गए। आर्यन को 8 से अधिक लोगों को इतनी आसानी से हराते हुए देखकर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और बचा हुआ दूसरा आदमी डर से अपनी बुद्धि खो बैठे। उनका पिछला आत्मविश्वासी रूप लंबे समय से बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इसकी जगह एक बड़ा डर था। हाँ, ये डर था, मौत का डर। स्विश! जब एक तलवार का वार बाहर आया तो वे अभी भी स्तब्ध थे। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तलवार को देखा तो उसने देखा कि तलवार पहले से ही दूसरे आदमी के दिल के अंदर थी। ये देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के दिमाग में केवल एक ही चीज बची थी, भागो। वह अब भागना चाहता था। ये बहुत भयानक था। ये ची संघनन क्षेत्र के पहले चरण के किसी व्यक्ति की ताकत कैसे हो सकती है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का शरीर कांप उठा। वह तुरंत मुड़ गया और भागना शुरू कर दिया। हम्फ, भागना चाहता है, सपने देखता रहे। आर्यन की ठंडी हंसी उसके पीछे गूंज उठी और उसके बाद तीव्र ऊर्जा का उतार चढ़ाव आया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अचानक महसूस हुआ कि वह हवा में उड़ रहा है। अचानक उसने एक परिचित बिना सिर वाला शरीर दरवाजे की ओर भागते हुए देखा और इससे पहले कि वह दरवाजे को पार कर पाता, वह जमीन पर गिर गया। ये सब क्या हो रहा है? उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का सिर भी इस समय हवा से नीचे गिर गया। झांग परिवार के वे सभी लोग जो आर्यन को मारने आए थे, बस ऐसे ही मर गए। आर्यन खून से भरी जमीन पर बैठ गया। वह बहुत थक चुका था। उसके शरीर की सारी आत्मा ऊर्जा सूख गई थी।
इस समय नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत अपने आप घूमने लगी। सभी मृत शरीरों से ऊर्जा का एक नीला गोला बाहर आया और आर्यन के शरीर में प्रवेश कर गया, उसे भर दिया। आर्यन ने अचानक महसूस किया कि उसकी खेती अविश्वसनीय गति से बढ़ रही है। पहले चरण का मध्य चरण, पहले चरण का अंतिम चरण, पहले चरण का शिखर धमाका, ची संघनन क्षेत्र का दूसरा चरण। मैं बस ऐसे ही सफल हो गया। आर्यन स्तब्ध था। उसने कभी किसी को इस तरह सफल होते हुए नहीं सुना या देखा था। स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन की यह निगलने की क्षमता वास्तव में अद्भुत है। बस एक दिन पहले मैं ची संघनन क्षेत्र के पहले चरण में सफल हुआ था और अब एक बार फिर मैं सफलता प्राप्त करता हूँ, ची संघनन क्षेत्र के दूसरे चरण तक पहुँचता हूँ। लगता है मुझे भविष्य में मारने के लिए कुछ और बुरे लोगों की तलाश करनी होगी। यह मेरी खेती के स्तर को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। हे झांग परिवार, लगता है मुझे आपको इतने अद्भुत उपहार भेजने के लिए धन्यवाद देना होगा, लेकिन चूंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो भविष्य में मेरे प्रतिशोध के लिए तैयार रहना। चूंकि मैं आज नहीं मरा तो मैं निश्चित रूप से तुम सभी को भविष्य में मार डालूंगा जब मेरे पास पर्याप्त ताकत होगी। एक दिन मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा ताकि तुम और सिल्वर मून सेक्ट से अपना बदला ले सकूं। अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो बेहतर होगा कि मारे जाने के लिए तैयार रहो। अपनी सफलता को मजबूत करते हुए आर्यन खड़ा हुआ और स्नान किया, अपने कपड़े बदले और सराय से बाहर निकल गया। वह अब रिवरसाइड सिटी की ओर चल रहा था। अगले दिन की शाम को ही वह रिवरसाइड सिटी पहुंचा। जैसे ही वह रिवरसाइड सिटी के द्वार को पार करने और उसमें प्रवेश करने वाला था, कवच पहने दो गार्डों ने उसे रोक लिया। अगर आप शहर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले 1000 चांदी के सिक्के देने होंगे। गार्डों में से एक ने आर्यन से कहा, सिर्फ शहर में प्रवेश करने के लिए मुझे 1000 चांदी देनी होगी। क्या ये दिन के उजाले में डकैती नहीं है? आर्यन ने भौहें चढ़ा ली। ये हमारे रिवरसाइड सिटी के नगर प्रमुख द्वारा निर्धारित नियम है। अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो भुगतान करें, अन्यथा चले जाओ। दूसरे गार्ड ने सूंघा। आर्यन ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस गार्ड को 1000 चांदी के सिक्के दिए और शहर में प्रवेश कर गया। रिवरसाइड सिटी में बहुत सारे लोग मौजूद थे। हर गली और सड़क लोगों से भरी हुई थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने पाया कि ये लोग भी शाही शहर में टेलीपोर्ट करने के लिए टेलीपोर्टेशन शकल का उपयोग करने के लिए यहाँ थे। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को संचालित करने के लिए आत्मा पत्थरों को इसकी शक्ति स्रोत के रूप में जरूरत थी। वे आत्मा पत्थर शाही परिवार और 5 महान संप्रदायों द्वारा एक साथ प्रदान किए गए थे। यही कारण है कि लोगों को इस टेलीपोर्टेशन शकल का उपयोग करने के लिए उन्हें 1000 सोने के सिक्के देने पड़ते थे। ये टेलीपोर्टेशन शकल एक बार में 10 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए कि एक दिन में केवल 100 लोगों ने सीधे शाही शहर में टेलीपोर्ट करने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग किया। तब उन्हें पहले प्रत्येक को 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। 100 लोग इस सेवा का उपयोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें कुल 100,000 सोने के सिक्के देने होंगे। अगर आत्मा पत्थरों में परिवर्तित किया जाए तो ये 100 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर होंगे। ये काफी अच्छा व्यवसाय था। 5 महान संप्रदाय और शाही परिवार हर दिन बहुत पैसा कमाते थे। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, फिर एक सराय में चला गया। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप एक कमरा बुक करना चाहते हैं या खाना चाहते हैं? आर्यन को सराय में प्रवेश करते देख एक परिचारक ने उसका अभिवादन किया और विनम्रता से पूछा, मुझे 2 दिनों के लिए एक कमरा चाहिए। आर्यन मुस्कुराया और जवाब दिया, सर, 2 दिनों के लिए 20 चांदी के सिक्के होंगे। परिचारक ने आर्यन से कहा। आर्यन ने अपना हाथ हवा में उठाया और 20 चांदी के सिक्के उसके हाथ में दिखाई दिए। उसने इसे परिचारक को दे दिया। पैसे प्राप्त करने के बाद परिचारक ने रास्ता दिखाया और उसे एक कमरे में ले आया। ये कमरा साफ और सुव्यवस्थित था। वहां एक बड़ा बिस्तर, एक मेज और 2 कुर्सियां थीं। आर्यन एक कुर्सी पर बैठने के लिए अंदर चला गया। कमरा देखकर आर्यन ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए कुछ खाना लाओ। जी सर, परिचारक ने कहा और उसकी ओर झुकने के बाद चला गया। पूरे दिन और रात नहीं खाने के कारण वह इस समय बहुत भूखा था। कुछ देर बाद एक दस्तक गूंज उठी। आर्यन खड़ा हुआ और दरवाजा खोला, ये देखने के लिए कि परिचारक उसके कमरे में खाना ला रहा था। धन्यवाद, ये तुम्हारे लिए है। आर्यन ने उसे कुछ चांदी के सिक्के दिए और खाना शुरू कर दिया। अपनी टिप के रूप में चांदी के सिक्के प्राप्त करके वह परिचारक बहुत खुश हुआ। क्या हाल ही में रिवरसाइड सिटी में कुछ नया हुआ है?
नहीं, कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि अजगर पर्वत श्रृंखला में एक प्राचीन विशेषज्ञ का खंडहर है। कल लोग हमारे नगर प्रमुख के बेटे लियू फैंग के नेतृत्व में एक समूह में वहां जाएंगे। उस परिचारक ने कहा। ओह, ठीक है, तुम जा सकते हो। आर्यन के ये कहने के बाद वह परिचारक खुशी से चला गया। एक प्राचीन विशेषज्ञ का खंडहर हूँ। आर्यन मुस्कुराया। लगता है मैं सही समय पर इस रिवरसाइड सिटी में आया हूँ। लेकिन मैं लियू फैंग के नेतृत्व वाले उस समूह में वहां नहीं जाना चाहता। मैं वहां अकेला जाऊंगा। उस समय कई लोग होंगे जो अकेले जाकर खंडहर में खजाने की तलाश करना चाहेंगे। उस समय नगर प्रमुख का बेटा उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। आर्यन ने खुद से धीमी आवाज में कहा। भरपेट खाने के बाद वह बिस्तर पर चला गया और आराम करने लगा। अगले दिन आर्यन सुबह उठा। स्नान करने के बाद जैसे ही वह बाहर जाने वाला था, उसे अचानक कुछ महत्वपूर्ण याद आया। एक विचार के साथ आर्यन ने दिव्य मोती के अंदर की दुनिया में प्रवेश किया। परिचित जेड पथ को लेने के बाद वह 9 मंजिला शिवालय तक पहुंचा और उसमें प्रवेश किया। एक चमक के साथ आर्यन 9 मंजिला शिवालय की पहली मंजिल पर दिखाई दिया। यहां पहुंचने के बाद वह जल्दी से ड्रैगन कड़ाही के पास गया और उसका ढक्कन खोला। ड्रैगन कड़ाही के स्थान के अंदर वहां 3 तेज रोशनी के गोले थे जो अपने संबंधित अवरोध से ढके हुए थे। हाँ, वह इस बार प्राचीन गोली देवता की स्मृतियों के साथ विलय करने आया था। जब उसने पहली बार 9 मंजिला शिवालय में प्रवेश किया तो आर्यन को पता चला कि अगर वह 3 प्राचीन देवताओं की स्मृतियों के साथ विलय करना चाहता है तो उसे एक निश्चित मात्रा में ताकत की जरूरत होगी। प्राचीन गोली देवता की स्मृतियों के लिए अगर वह उसके अवरोध को तोड़ना चाहता था तो उसे ची संघनन क्षेत्र की ताकत की जरूरत थी, और अन्य 2 प्राचीन देवताओं की स्मृतियों के लिए उसे क्रमशः मूल कोर क्षेत्र और मार्शल किंग क्षेत्र की ताकत की जरूरत थी। अब उसके पास पहले से ही ची संघनन क्षेत्र के दूसरे चरण की ताकत है। यह उसके लिए प्राचीन गोली देवता की स्मृतियों के अवरोध को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब तेज रोशनी के 3 गोले उसके सामने दिखाई दिए तो आर्यन ने सावधानी से लाल रंग की तेज रोशनी का गोला निकाला जो एक सुरक्षात्मक अवरोध की परत से ढका हुआ था। यह प्राचीन गोली देवता की स्मृति थी। प्राचीन देवताओं की अन्य स्मृतियां भी अलग अलग रंगों की थीं। प्राचीन फॉर्मेशन देवता की स्मृतियां नीली थीं और शस्त्र परिष्करण के प्राचीन देवता की स्मृतियां बैंगनी रंग की थीं। जब आर्यन ने प्राचीन गोली देवता की स्मृतियां निकाली तो उसने पहले कड़ाही का ढक्कन बंद कर दिया और फिर उसने एक शक्तिशाली मुट्ठी कला के साथ प्राचीन गोली देवता की स्मृतियों के अवरोध पर हमला किया। पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी। चटक चटक चटक। अवरोध से कुछ टूटने की आवाज आए और वहां एक दरार दिखाई दी। फिर दूसरी दरार और फिर तीसरी। एक के बाद एक दरारें अवरोध की सतह पर दिखाई देती रहीं और फिर अचानक एक जोरदार आवाज आए। धमाका। प्राचीन गोली देवता की स्मृतियों की रक्षा करने वाला अवरोध टूट गया और उसके भीतर से तेज रोशनी का एक लाल गोला बाहर उड़ गया। आर्यन उस लाल रोशनी के गोले को पकड़ने ही वाला था जब अचानक लाल रोशनी का गोला अपने आप आर्यन की भौं के बीच में प्रवेश कर गया। 9 मंजिला शिवालय की पूरी पहली मंजिल पर दिल को झकझोर देने वाली चीख गूंज उठी। बहुत दर्द। आर्यन अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए था और दर्द से जोर से कराह रहा था। एक के बाद एक नया ज्ञान और जानकारी जबरदस्ती उसके दिमाग में अंकित हो रही थी। वह दर्द में कराह रहा था। अंत में दर्द अभी भी उससे कहीं अधिक था जितना वह सहन कर सकता था और उसने अपनी चेतना खो दी। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब आर्यन ने अपनी चेतना वापस पाई तो उसने अचानक एक बार फिर अपने सिर से दर्द महसूस किया, लेकिन इस बार दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ देर बाद जब वह अपने सिर से कोई दर्द महसूस नहीं कर रहा था तो उसने राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार दर्द खत्म हो गया है। लगता है मुझे इस तरह के और 2 बार सहने के लिए तैयार रहना होगा। आर्यन जिस दर्द से गुजरा था उसके बारे में सिर्फ सोचकर डर से कांप रहा था। अपनी इच्छा शक्ति के साथ भी वह अभी भी प्राचीन गोली देवता की स्मृतियों के साथ विलय करने की प्रक्रिया में आने वाले दर्द के कारण अपनी चेतना खो बैठा। कुछ देर बाद उसने खुद को व्यवस्थित किया और उन स्मृतियों के माध्यम से गया जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी। इतना सारा ज्ञान। आर्यन चकित था क्योंकि वह अपने दिमाग में इन स्मृतियों से गुजर रहा था। इसमें न केवल गोलियों को परिष्कृत करने के तरीके के बारे में जानकारी थी बल्कि सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों, फलों और फूलों का ज्ञान भी था। अगर यह अंत होता तो भी ठीक था, लेकिन इसमें प्राचीन गोली देवता के सभी अनुभव भी थे। वह प्राचीन गोली देवता अतीत में वास्तव में एक महान व्यक्ति रहा होगा। उन स्मृतियों में गोली देवता का इतना सारा ज्ञान और जानकारी के साथ साथ अनुभव भी थे।
इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि उसे इतना सारा ज्ञान और जानकारी जो मिली वह उन स्मृतियों का केवल 1/3 था। उन स्मृतियों का शेष 2/3 अभी भी उसके दिमाग में बंद था। उसने अपने दिमाग में बंद उन स्मृतियों को देखने की कोशिश की, लेकिन जवाब में केवल दर्द महसूस किया। कुछ देर कोशिश करने के बाद वह समझ गया कि अगर वह अभी भी काफी मजबूत नहीं था, वह इस समय उन स्मृतियों के साथ विलय करने के लिए योग्य नहीं था। अगर वह उन स्मृतियों के साथ विलय करना चाहता था तो उसे एक निश्चित मात्रा में ताकत की जरूरत थी, लेकिन किस तरह की ताकत की जरूरत थी ये भी वह नहीं जानता था। उन स्मृतियों में जिन्हें वह देखने में सक्षम था, उसे उन खेती के क्षेत्रों के बारे में भी पता चला जो मार्शल सम्राट क्षेत्र से ऊपर आते हैं। अतीत में वह केवल इतना जानता था कि मार्शल सम्राट क्षेत्र का एक विशेषज्ञ अजगर देश में सबसे मजबूत था, लेकिन अब उसे पता चला कि मार्शल सम्राट क्षेत्र से भी ऊपर मार्शल पूर्वज क्षेत्र और मार्शल संत क्षेत्र था। उसने एक ऐसी गोली को परिष्कृत करने के लिए प्राचीन गोली देवता का ज्ञान, जानकारी के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त किया, जिसे मार्शल संत क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी सेवन कर सकता है। लेकिन यह उन स्मृतियों और ज्ञान का केवल 1/3 था। तो फिर मार्शल संत क्षेत्र से भी ऊपर किस तरह के विशेषज्ञ थे? उनके पास किस तरह की ताकत थी? आर्यन ने अपनी कल्पना को यही रोक दिया। वह अब और इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। लेकिन एक चीज जो वह उन स्मृतियों से बहुत अच्छी तरह से समझा वह ये थी कि वह अभी भी कुएं के तल से आसमान को देखता हुआ एक मेढक था। वह इस विशाल दुनिया में अभी भी एक चींटी मात्र था। आर्यन प्राचीन गोली देवता की स्मृतियों से प्राप्त जानकारी से चकित हुए बिना नहीं रह सका। अब एक चीज थी जो वह सबसे पहले करना चाहता था, और वह था एक ज्वाला की तलाश करना। ज्वालाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक थीं और गोलियों को परिष्कृत करने में सहायता कर सकती थीं। ज्वाला जितनी बेहतर होगी, गोलियों की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। इस दुनिया में कई प्रकार की ज्वालाएं हैं। कुछ सहज ज्वालाएं हैं, कुछ मार्शल कौशल द्वारा खेती की गई ज्वालाएं हैं, कुछ पशु ज्वालाएं हैं जो जानवरों से प्राप्त की गई थीं, और कुछ प्रकृति ज्वालाएं हैं। सहज ज्वालाएं वे ज्वालाएं हैं जो एक कृषक के साथ पैदा होती हैं। इस दुनिया में कई तत्व हैं और 5 सामान्य तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और धातु थे। कई मार्शल आर्टिस्ट अपने शरीर में इन तत्वों के साथ पैदा हुए थे और उनकी खेती विभिन्न संप्रदायों और शक्तियों द्वारा महान प्रयासों से की जाती थी। इनमें से किसी भी तत्व के साथ पैदा हुए कृषक सामान्य कृषकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते थे और वे उन तत्वों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते थे। उदाहरण के लिए, एक कृषक अग्नि तत्वों के साथ पैदा हुआ था। वे बिना किसी मार्शल कौशल के भी आग को नियंत्रित कर सकते थे, और अगर उन्होंने अग्नि गुण मार्शल कौशल की खेती की तो वे उस तकनीक की क्षमता की सीमा तक ताकत जारी कर सकते थे। इस दुनिया में एक विशेष प्रकार की ज्वाला है जिसे सबसे मजबूत ज्वाला माना जा सकता है। उन ज्वालाओं को प्रकृति ज्वालाएं कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रकृति ज्वालाएं एक विशेष प्रकार की ज्वाला हैं जो प्रकृति से पैदा होती हैं। इस प्रकार की ज्वालाओं को अग्नि आत्मा भी कहा जाता है। अग्नि आत्मा की अपनी चेतना होती है। मजबूत अग्नि आत्मा की मजबूत चेतना होती है और कमजोर अग्नि आत्मा की कमजोर चेतना होती है। ये अग्नि आत्माएं उन ज्वालाओं का प्रकार हैं जिनके साथ वे लोग भी विलय करना चाहते हैं जो अग्नि तत्वों के साथ पैदा हुए थे, क्योंकि ये उनकी अपनी आग को मजबूत कर सकता है और साथ ही किसी भी प्रकार के अग्नि हमले या अग्नि गुण मार्शल आर्ट में सहायता कर सकता है। अग्नि आत्माओं की अपनी चेतना होती है और इसलिए वे चुन सकते हैं कि वे किसके साथ विलय करना चाहते थे। अग्नि आत्माओं के साथ एक में विलय करना बहुत दर्दनाक है, लेकिन इसके साथ विलय करने के बाद शरीर और भी मजबूत हो जाएगा। अग्नि आत्माएं भी 4 श्रेणियों में विभाजित हैं। पीले ग्रेड की अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग लाल होता है। गहन ग्रेड की अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग नीला होता है। पृथ्वी अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग बैंगनी होता है। आकाश अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग सुनहरा होता है। ये अग्नि आत्माएं बहुत दुर्लभ हैं। भले ही यह पीले ग्रेड की अग्नि आत्मा हो, ये बहुत दुर्लभ है। अन्य प्रकार की अग्नि आत्माओं की तो बात ही छोड़िए। कई कीमियागर सिर्फ अग्नि आत्मा पर अपना हाथ रखने के लिए घूमते हैं, भले ही वह लाल अग्नि आत्मा हो। अगर बेचा जाए तो सबसे कम लाल अग्नि आत्मा भी 10 मिलियन सोने के सिक्कों से अधिक में बेची जा सकती है। जादुई जानवर से आने वाली पशु ज्वालाएं भी बहुत मूल्यवान होती हैं। अग्नि आत्मा की तो बात ही छोड़िए। अग्नि आत्माएं बहुत दुर्लभ और मूल्यवान हैं। आर्यन इस प्रकार की अग्नि आत्मा को ढूंढना और उसके साथ विलय करना चाहता था। अग्नि आत्माएं गोलियों को परिष्कृत करने में उसकी सहायता कर सकती हैं। बिना किसी अग्नि मार्शल आर्ट के भी अगर उसके पास अग्नि आत्मा की आग की मदद है तो वह बहुत अधिक शुद्धता के साथ एक गोली परिष्कृत कर सकता है।
मुझे एक अग्नि आत्मा पर अपना हाथ डालना होगा, भले ही वह लाल अग्नि आत्मा हो। ठीक है, पशु ज्वालाएं भी ठीक हैं। वैसे भी मुझे या तो एक पशु ज्वाला या एक प्रकृति ज्वाला प्राप्त करनी होगी। आर्यन ने एक प्रकार की ज्वाला पर कब्जा करने का फैसला किया। जब सब कुछ हो गया तो आर्यन 9 मंजिला शिवालय से बाहर आया और फिर एक चमक के साथ वह एक बार फिर सराय के कमरे में अपने बिस्तर पर दिव्य मोती की दुनिया से बाहर दिखाई दिया। उसके बाद वह अपने कमरे से बाहर आया और खाने के लिए एक रेस्तरां ढूंढा। वह बैठ गया और उसने जो भोजन ऑर्डर किया था उसे खाना शुरू कर दिया। वह अभी भी खा रहा था जब एक युवक और एक लड़की ने इस रेस्तरां में प्रवेश किया। उन्हें देखकर रेस्तरां में सभी खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया। युवा नगर प्रमुख, वह रिवरसाइड सिटी के नगर प्रमुख का बेटा लियू फैंग था। जब उसने इन लोगों को उसका अभिवादन करते देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और एक वेटर की तलाश की। वेटर, जल्दी करो और हमें एक साफ खिड़की के किनारे वाली मेज पर लाओ। मेरे पास यहाँ एक महत्वपूर्ण मेहमान है। अपनी सबसे अच्छी डिश निकालो। हाँ हाँ युवा नगर प्रमुख, लेकिन वेटर कुछ घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन क्या? लियू फैंग ने जोर से पूछा। आप जो खिड़की के किनारे वाली मेज चाहते हैं वह पहले से ही आरक्षित है और एक ग्राहक वर्तमान में वहां अपना भोजन कर रहा है। वेटर ने कहा। वह कौन है? उसे मेज खाली करने के लिए कहो, उसने वेटर से कहा। वेटर उस आदमी की ओर भागा जो वर्तमान में अपना खाना खा रहा था और कहा, ग्राहक, क्या आप अपनी सीट बदल सकते हैं? युवा नगर प्रमुख यहाँ है और यह मेज लेना चाहते हैं। वेटर ने सम्मानपूर्वक कहा, नहीं होगा। उस आदमी ने अपना सिर उठाया, वेटर को देखा और कहा और फिर से खाना शुरू कर दिया। वेटर ने लाचारी से लियू फैंग और उसके बगल में खड़ी लड़की को देखा। लियू फैंग ने भौहें चढ़ाई और आर्यन की ओर चला। कचरा, तुम उसे मेज खाली करने के लिए भी नहीं कह सके। लियू फैंग ने वेटर से कहा, फिर आर्यन की ओर मुड़ा। तुम ये पैसा लो और चले जाओ। लियू फैंग ने सिक्कों का एक बैग फेंका और आर्यन से कहा। आर्यन ने उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाए और खाना जारी रखा। ये देखकर वह लड़की हैरान लग रही थी। वह यहाँ से शाही शहर तक एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने के लिए फॉर्मेशन मास्टर के साथ 2 सप्ताह इस शहर में आई थी। वह नगर प्रमुख के महल में रुकी थी। जिस क्षण वह लियू फैंग से मिली उसने हर जगह उसका पीछा किया और जो लोग उससे मिलते थे सभी उसके सामने झुकते थे और उसका अभिवादन करते थे। कुछ डर से अभिवादन करते थे, कुछ उसकी चापलूसी करने के लिए अभिवादन करते थे और कुछ सम्मान के साथ उसका अभिवादन करते थे। लेकिन एक चीज आम थी और वही ये थी कि वे सभी उसे सम्मान देते थे। लेकिन उसके सामने इस युवा ने सीधे इस युवा नगर प्रमुख लियू फैंग को अनदेखा कर दिया।